सुप्रभातम। नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का आठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सावित्री बाई फुले नामक पाठ पढ़ा था। आज हम सावित्री बाई फुले पाठ के अभ्यास की बात करते हैं। तो समय न गंवाते हुए सीधे स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं अभ्यास की तरफ। सावित्री बाई फुले पाठ का अभ्यास करना है। सीधे अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो अभ्यासः एक पदेन उत्तरतु, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। एक पद यानी एक शब्द। कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। सावित्री ने किस प्रकार की कुरीतियों का मुखर विरोध किया था, हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। तो उत्तर है सामाजिक कुरीतीनां के कूपात् जलोद्भरणम् अवारयन् निम्न जातीयाः का सुदृढ़ निश्चयात् न विचलति। उत्तर है सावित्री बाई फुले विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडवाने को रोकने के लिए वह किससे मिली थी? तो साक्षात नापितैः। यहाँ पर उत्तर सीधा नापितैः। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत बालिकानां कृते। पुनः पूर्णवाक्येन उत्तरत। इस प्रश्न के उत्तर आपको मैं बोल के समझा रहा हूँ, आपको कॉपी से देखकर लिखना होगा। यह आपको स्क्रीन में लिखे हुए नहीं दिखेंगे। इसके पहले वाले आपको स्क्रीन में लिखे हुए उत्तर दिखते हैं। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहते हुए सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। हमने पहले ही पढ़ा था कि मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं क्षिपति, कश्चित् प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। एतत् सर्वं सहमाना सावित्री स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंक रहा है तो कोई पत्थर फेंक रहा है, और यह सब कुछ सहते हुए सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। पुनः सावित्री बाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम्। सावित्री बाई फुले के माता और पिता का नाम क्या था? पित्रोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो माता पिता का नाम क्या है? सावित्री बाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम पिता खंडोजी, माता च लक्ष्मीबाई। विवाहानन्तरं सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद सावित्री के मन में छिपी हुई अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई? तो क्योंकि सावित्री बाई फुले के पति ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और इसलिए तो यतो ही
पहले लिख देंगे यतो ही ज्योतिबा फुले महोदयः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। पुनः जलपातुं निवार्यमाणः नारीः सा कुत्र नीतवती किं च अकथयत्। सावित्री जो जल पीने से जो महिलाएं रोकी जा रही थीं, उन महिलाओं को कहाँ ले गई और क्या कहा। तो जलपातुं निवार्यमाणाः नारीः सा निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च सार्वजनिकोऽयं तडागः अस्मात् जलोद्भरणात् नास्ति जातिबन्धनम्। पुनः कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। किन संस्थाओं के स्थापना में फुले पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, सत्यशोधक मंडल च शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह एतेषां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। स्त्री सेवा, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं के स्थापना में फुले दंपति का वह महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था जो सताए हुए लोग हैं, जो दलित वंचित लोग हैं, ऐसे समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो वंचितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्। तस्याः द्वयोः काव्यसंकलनयोः नामनी के। सावित्री फुले के दो काव्य संकलनों के नाम क्या हैं। पहले सुबोध रत्नाकरः, दूसरा काव्य फुले च। काव्य फुले सुबोध रत्नाकरः च, दोनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। पहला है सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। अब यहाँ पर हमें अर्थ की आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यक नहीं है कि हम अर्थ जाने तभी प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं या उत्तर का प्रश्न बता सकते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि प्रश्न की विभक्ति क्या है और उसका वचन और लिंग क्या है। कन्या भी स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इसका अर्थ यह है कि जो भी उत्तर होगा या जो भी प्रश्न बनेगा वह तृतीया विभक्ति के बहुवचन स्त्रीलिंग में ही होगा। और तृतीया विभक्ति के स्त्रीलिंग बहुवचन के प्रश्न की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है अया आभ्याम आभिः इति तृतीया, इसलिए कन्याभि के स्थान पर हो जाएगा काभिः। सावित्रीबाई काभिः सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। पुनः
सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्र प्रदेश है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रश्न है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ही जाएगा, इसलिए सा कस्य प्रदेशस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। कस्य प्रदेशस्य का ही एक समानार्थी अर्थ ले सकते हैं, कुत्रत्य यानी कहाँ की। तो कस्य प्रदेशस्य अथवा कुत्रत्य दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य विद्यालयं प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कन्यानाम याह योह आनाम इति षष्ठी हमने पढ़ा है, यानी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का उत्तर है, तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रश्न होगा और स्त्रीलिंग का उत्तर है, इसलिए स्त्रीलिंग का ही प्रश्न होगा। स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में जाएंगे कस्याह कयोह कासाम इति षष्ठी, तो यहाँ पर कन्या नाम के स्थान पर हो जाएगा कासाम। सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। यहाँ पर मनुष्याणाम को आधार माना है, जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का प्रश्न है, उत्तर है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रश्न भी होगा कस्य कयोह केशाम। तो तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते। सावित्री प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए प्रश्न भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन यानी का होगा। साहित्य रचनया अपि का महीयते, यहाँ पर सावित्री के स्थान पर हो जाएगा का। पुनः इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यह चित्र पाठशाला का है। इस वाक्य में वर्तते क्रिया है। इस वर्तते क्रिया का कर्ता कौन? हमने पढ़ा था कर्तु प्रथमा यानी प्रथमा व्यक्ति कर्ता की होती है, तो जहाँ पर भी प्रथमा होगी वही कर्ता कहलाएगा। इदम चित्रम, यहाँ पर इदम चित्रम, इदम और चित्रम दोनों ही एक ही हैं। विशेष और विशेषण की बात है तो कभी भी विशेष्य पद को ही उत्तर में लिया जाता है, इसलिए चित्रम। इस क्रिया में, इस वाक्य में जो कर्ता है वह है चित्रम। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो अध्ययनम इस वाक्य का विशेष्य पद है, क्योंकि विशेषण हमने 5 प्रकार के विशेषण पढ़े थे। उन 5 प्रकार के विशेषणों में एक होता है सार्वनामिक विशेषण, और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष्यानुसारेण विशेषणम सूत्र है।
यानी विशेष्य जिस वचन, जिस लिंग, जिस पुरुष का होता है, उसी लिंग, उसी वचन और उसी पुरुष का विशेष्य भी होता है, या विशेष और विशेषण की समान विभक्ति होती है। तो यहाँ पर स्वकीयम और अध्ययनम दोनों में समान विभक्ति है। अध्ययनम भाववाचक संज्ञा है, इसलिए संज्ञा शब्दों को ही हमें विशेष्य पद मानना चाहिए। अस्मिन् वाक्ये पुनः ग अपि यूयम इमां महिलां जानीथ। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यहाँ पर कहता है क्या तुम लोग इस महिला को जानते हो? तो यह यूयम जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए है? तो यह सभी पाठकों के लिए है, जो पढ़ रहा है उसके लिए है। और इसलिए क्योंकि केभ्यः चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न पूछा है और बहुवचन में, इसलिए हमें चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में ही उत्तर देना होगा। यह मैंने पहले ही बताया था। तो केभ्यः पाठक शब्द है, पढ़ने वालों के लिए, इसलिए केभ्यः के स्थान पर हो जाएगा पाठकेभ्यः। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। इस वाक्य में जो सा है वह सा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग है? तो सावित्रीबाई फुले के लिए। शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषणपदानि कानि कति सन्ति? यहाँ पर हमें यह बताना है कि एक शब्द है, उसके कितने विशेषण प्रयोग किए गए हैं। तो पहले तो शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः, यानी निम्न जातीय और नार्यः। नार्यः मूल है यानी विशेष्य है। इसके पहले 3 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। पहले निम्न जातीयाः, दूसरा तथा कथिताः और तीसरा शीर्णवस्त्रावृताः। पुनः अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। आपको वाक्य स्वयं बनाने हैं। मैं आपको पद के अर्थ बता देता हूँ ताकि वाक्य बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। स्वकीयम माने अपना, सविनोदम माने प्रसन्नता के साथ, सक्रिया यानी सक्रिय, प्रदेशस्य यानी प्रदेश का, मुखरम यानी बहुत अधिक, सर्वथा यानी हर प्रकार से। पुनः अगला है वाक्य अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। पुनः वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पर भी शब्द के अर्थ को जान लें। ऊपरी यानी ऊपर, अवदानम अर्थात योगदान, परकीयम यानी दूसरे का, विषमता यानी अलगाव, और व्यक्तिगतम यानी व्यक्तिगत जानते ही हैं खुद का, स्वयं का, आरोह यानी चढ़ाव। पुनः अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, पाठ से चुन करके, यहाँ पर पाठ से चुनकर लिखना था पर कोष्ठक में दिया हुआ है
तो यहाँ से चुन करके और उसके अर्थ को बताने हैं। शिक्षणे पथि हृदय इच्छानुसारम योगदानम निरंतरम। इधर मार्गे अविरतम अध्यापने अवदानम यथेष्टम मनसि। इनमें से देख लें जो भी सही होगा उसको अपने को जोड़ी मिला लेना है और मुझे लगता है कि यह बन जाएगा। आगे अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन बताना है। धूलिम तो स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। नामनी नामनी नाम शब्द है, नपुंसक लिंग है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अपरह अपरह अह औ अह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। कन्या नाम, कन्या शब्द स्वयं में पता चल जाता है, स्त्रीलिंग। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सहभागिता प्रथमा विभक्ति एक वचन, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। नापीतैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग शब्द है, नापित। पुनः लकार परिवर्तनम कुरुत। आपने लकार पढ़ा है, कोष्ठक में दिया हुआ है कि कौन सा लकार बनाना है। उस लकार के रूप आपके पास पहले से दिए हुए हैं, आपने पहले से लकार पढ़ा है और यदि नहीं पढ़ा तो इसके वीडियो आपको पहले लकारों के बताए जा चुके हैं। एक बार उन वीडियो को देखें और इनका अभ्यास स्वयं करने का प्रयास करें। यहाँ से पाठ समाप्त होता है और अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे।